बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव पिपरपुर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। गांव में मोहन की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। मोहन का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला देवी और पत्नी गौरी, उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम भोला। मोहन बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थीं, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए मोहन को ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी मोहन अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ बद्रीलाल था। बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की ज़मीनें अपने नाम करवा ली थीं और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। मोहन की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल का नामो निशान भी नहीं बचा। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। इस संकट से कैसे बाहर निकलेंगे, ये सोच सोच कर दिल घबराता है। खराब होती जा रही। हाँ मोहन, मेरी भी सारी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। बच्चों के लिए खाने तक का अनाज नहीं बचा है, जिससे घर में रोजाना का गुजारा मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि इस भयानक संकट से कैसे निपटें, क्योंकि आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। सरकार ने भी इस बार हमें कुछ मदद का वादा किया था, पर अब तक कोई राहत नहीं मिली। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं मिला तो लगता है कि हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा ताकि अपने परिवार को इस मुसीबत से बचा सके। मुझे लगता है कि हमें इस समय सेठ जी से जरूर मदद मांगनी चाहिए। सेठ जी को भी हमारी इस गंभीर स्थिति के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो पता ही होगा। आखिरकार हम सब किसान हैं और सेठ जी भी जानते हैं कि खेती बर्बाद हो जाने से हम कितनी मुश्किलों में फंस गए हैं। चलो, अब देर न करके सेठ जी से जाकर मिलते हैं और अपनी सारी परेशानी उनके सामने रखते हैं। शायद वह हमारी दयनीय हालत देखकर कुछ न कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हमें अपनी उम्मीदें कायम रखनी होंगी और कोशिश करनी होगी कि किसी तरह यह संकट टल जाए। आखिर परिवार का पेट पालना और बच्चों को भूख से बचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए सेठ जी के पास चलें और अपनी इस मुश्किल घड़ी में उनका सहारा मांगें। मोहन भाई, मैं तो कहता हूं कि सेठ जी के पास गलती से भी मत जाना। वो एक नंबर का लालची और निर्दयी इंसान है, जिसे गरीबों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। याद है ना, नंदू ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से थोड़े बहुत पैसे उधार लिए थे। सेठ बद्रीलाल ने नंदू को पहले तो बड़े अच्छे से फुसलाकर कर्ज दिया, लेकिन बाद में ब्याज की दर इतनी बढ़ा दी कि नंदू बेचारा कभी चुका ही नहीं सका। ब्याज की रकम तो इतनी ज्यादा हो गई कि असल कर्ज से भी कई गुना ज्यादा हो गई। जब नंदू ने बार बार मिन्नतें की कि थोड़ा समय दे दो या ब्याज कम कर दो, तो सेठ जी ने उसकी एक न सुनी। अंत में सेठ जी ने उसकी पूरी जमीन जब्त कर ली और नंदू बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हमें अपनी मुश्किलें खुद ही सुलझानी होंगी या फिर किसी भरोसेमंद आदमी से मदद मांगनी होगी। सेठ जी जैसे लोभी और निष्ठुर आदमी के पास जाने से तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आइए मिलकर कोई और रास्ता सोचें जिससे हमारी ये संकट की घड़ी दूर हो सके। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात में देखेंगे। देखो मोहन, मेरा मकसद बस इतना ही था कि तुम्हें सचेत कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी हरिया जैसी मुसीबत झेलनी पड़े। मैं जानता हूं कि इस वक्त हालात बहुत खराब हैं और हर कोई मजबूरी में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है।
लेकिन ऐसे वक्त में हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा और किसी भी फैसले से पहले सब कुछ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सेठ बद्रीलाल जैसे लोगों के जाल में फंसना बहुत आसान है, लेकिन उससे निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तुम पर अब जो भी करना है वो तुम्हारी अपनी समझदारी पर है। मेरा काम था तुम्हें पहले से आगाह कर देना, ताकि तुम्हें कोई पछतावा न रहे। आगे का रास्ता चाहे जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें मेरा साथ मिलेगा, लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी लालची आदमी के पास न जाओ। अब तुम जो भी करो वो तुम्हारी मर्जी पर है, लेकिन मेरी सलाह यही है कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस संकट का सामना करना होगा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए, शायद वे कोई उपाय निकाल सके। सही कह रहे हो रघुवीर, एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं, तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, इसलिए इस पूरे महीने गांव में कोई पंचायत नहीं बुलाई जा सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत सी बातें पंचायत में रखनी थीं, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। जब तक साहब नहीं लौटते तब तक कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा। साहब के बिना पंचायत की बैठक करना बेकार होगा, क्योंकि वही तो सबका आखिरी फैसला सुनाते हैं। यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। गौरी, अब बताओ क्या होगा? हमारी सारी फसलें तो पूरी तरह से सूख चुकी हैं। पानी की एक बूंद तक खेतों में नहीं बची और मवेशियों के लिए चारा तक नहीं रहा। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बच्चों को भी 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। अब तो हर तरफ से उम्मीदें टूट रही हैं। कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही। सरकार की तरफ से भी कोई आसरा नहीं मिला और गांव में कोई भी हमारी हालत नहीं समझ रहा। अगर जल्दी कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो सच में हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो हर रोज यही सोचते रहते हैं कि आखिर ये मुसीबत कैसे खत्म होगी और कैसे जी पाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो गौरी, भगवान ने हमें हमेशा संभाला है और अब भी वह हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा नहीं खोना चाहिए। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान का सहारा सबसे बड़ा होता है। हो सकता है कोई रास्ता जरूर निकले और कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आगे आए। अभी तो हमें मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। तुम देखना, भगवान हमें फिर से खुशियों से भर देगा और खेतों में हरियाली जरूर लौटेगी। गौरी, मैंने सेठ बद्रीलाल से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ बद्रीलाल बहुत लालची और चालाक है। उसने गांव के कई लोगों को धोखा दिया है और उनकी जमीनें हड़प ली हैं। फिर भी हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। खेतों में एक दाना तक नहीं बचा और बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते। शायद अगर हम उससे अच्छी तरह बात करें तो वह कुछ मदद कर दे या थोड़ा वक्त दे दे। हाँ, उसके इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम एक बार उससे बात कर लो, हो सकता है भगवान की मर्जी से कोई रास्ता निकल आए और हमें 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, अब हमें हिम्मत जुटाकर सेठ से बात करनी ही होगी। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ बद्रीलाल के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर मोहन ने सेठ बद्रीलाल मदद मांगने का निश्चय किया।
आओ मोहन, कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत इस बार बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी सारी फसलें इस साल सूख गई हैं और तुम्हारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। यह हालत बहुत ही चिंताजनक है और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत भारी होगा। हाँ सेठ जी, इस साल तो जैसे हमारा सब कुछ खत्म ही हो गया। भीषण सूखा पड़ा और हमारी सारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और बच्चों के लिए दाना पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ मदद मांग लूं ताकि इस मुश्किल घड़ी में कोई सहारा मिल सके। आप गांव के सबसे बड़े और संपन्न सेठ हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस परेशानी को समझेंगे। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जैसे भी हो हमें थोड़ी बहुत मदद दे दीजिए। कर्ज या अनाज कुछ भी मिल जाए तो हम अपने परिवार को कुछ दिन और जीने का मौका दे पाएंगे। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़े दिल वाले आदमी से ही उम्मीद कर सकता हूं। तो कृपया मेरी इस विनती पर विचार कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई मोहन, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है? ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन न मेरी हो जाएगी। जी सेठ, मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी, आपसे इस मुश्किल समय में इतनी दया की उम्मीद थी और आपने हमें निराश नहीं किया। आपके सहयोग से हमें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और हम इस कठिन दौर को झेलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आपका यह उपकार हम हमेशा याद रखेंगे। अब हमारे पास एक आस बंध गई है कि शायद हम दोबारा से अपने खेतों को फिर से तैयार कर पाएंगे और परिवार का पेट भर पाएंगे। आपके इस बड़े दिल और मदद को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। मोहन उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। गौरी, सेठ बद्रीलाल ने हमें इस संकट की घड़ी में कर्ज तो दे दिया है, जिससे हमें कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उसने हमारी जमीन को बंधक रख लिया है। अगर हम तय समय पर यह कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसी की हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कर्ज का बोझ हमारे सिर पर हमेशा के लिए लटक जाए और हमारी पुश्तैनी जमीन हमसे छिन जाए। ये सोच सोच कर मन बहुत घबरा रहा है कि क्या हम इतने पैसों का इंतजाम कर भी पाएंगे या नहीं। अब हमें बहुत मेहनत और ईमानदारी से हर काम करना होगा ताकि किसी तरह इस कर्ज को चुका सकें और अपनी जमीन को बचा सकें। हमारी जिंदगी की खुशियां और हमारी जमीन दोनों ही अब इस कर्ज को चुकाने पर टिके हुए हैं। हमें हिम्मत नहीं हार चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएं। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो गौरी, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ। गौरी, यह लो, इसमें कुछ बीज है और खाने का सामान। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूंगा और इसमें जो खाना है वह तुम सबके लिए निकाल कर ले आओ। अगले दिन से ही मोहन खेतों पर बड़ी मेहनत करने लगता है। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में मोहन की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और
अच्छे बीज होने के कारण मोहन की काफी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा ही रही थीं। देखो गौरी, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ बद्रीलाल का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। मोहन ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब मोहन को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। गौरी, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुका कर अपनी जमीन वापस ले आए। दोनों सेठ बद्रीलाल के घर जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए, आपके पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तुम ये जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूं। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया। देखो मोहन, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20 पर और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% पर ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं। सेठ बद्रीलाल जी पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। गौरी और मोहन निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। यह बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। यह सेठ बद्रीलाल अपने आप को समझता क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन यह सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ ना तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि मोहन की जमीन उस सेठ बद्रीलाल से कैसे छुड़वाए। वह सेठ तो यह जिद करके बैठा है कि मोहन 20 पर ब्याज और ज्यादा देगा, तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ बद्रीलाल से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ बद्रीलाल प्यार से मन जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ बद्रीलाल के पास पहुंच जाते हैं। सेठ बद्रीलाल जी, आपने मोहन की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको मोहन ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि मोहन ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? मोहन ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, मोहन की जमीन वापस मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप मोहन की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर मोहन की जमीन वापस कर सकते हैं तो दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ बद्रीलाल थोड़ा घबरा जाता है। अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी नहीं।
मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस मोहन की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूं, इसकी जमीन वापस कर ही देता। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है, ठीक? मोहन, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूं और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है। इस घटना ने मोहन को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। मोहन और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान मोहन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।